Welcome students to the new session of our practice set for UPSC Civil Services Exam Prelims 2020। ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है और हम इस सेशन को भी बाइलिंगुअल रखेंगे ताकि सारे लोगों को लाभ मिल सके। तो शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज एपिसोड इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन चर्बी वाले कारतूस के संबंध में सही नहीं है। ये क्वेश्चन संबंधित है 1857 के विद्रोह से, आप सभी समझ गए होंगे। तो इसमें इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसी से रिलेटेड होंगे, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में भी और बाकी स्टेट सर्विसेज में भी। There were some grounds for belief that the grease used on the cartridge was made from cow or pig fat। कुछ आधार था उन लोगों को ये मान लेने का कि जो भी कारतूस बना था उसमें गाय या सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ होगा। Many of the sepoys believed that the government was deliberately trying to destroy their religion। बहुत सारे सिपाहियों के मन में ये बात आ गई थी कि सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है, उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। When the fact was brought to the notice of the authorities, no effort was made to rectify the situation। जब ये तथ्य अधिकारियों के संज्ञान में आया तो भी कोई प्रयास नहीं किया गया उसको सुधारने का। दिस एपिसोड इज अनड्यूली एग्जेजरेटेड। ये एपिसोड, पूरे एपिसोड को ही ज़्यादा तूल दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग विचार करना शुरू करें। तो पहला है कि ये विश्वास था, लोगों को धर्म भ्रष्ट वाली बात भी दिमाग में आ गई थी। इसका सही बहुत ज़्यादा इसको तूल भी दिया जाता है। तो इसमें एक है कि सही नहीं है, ये कोई एफर्ट नहीं लिया गया था। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही गलत तो नहीं है, लेकिन एफर्ट लेने में काफ़ी विलम्ब किया गया था। तो जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें थर्ड ऑप्शन ही सही जाएगा कि एफर्ट्स वर मेड बट इट वाज टू लेट। बहुत देर से प्रयास किया गया स्थिति को संभालने का, समय से प्रयास नहीं हुआ। तो ये प्रयास हुआ था, यहाँ पर बोल रहा है कि नो एफर्ट वाज टेकन। तो प्रयास ये हुआ था, लेट से हुआ लेकिन हुआ था, इसलिए यही कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट सपोर्ट द रिबेलियन। वही 1857 के विद्रोह की बात हम लोग कर रहे हैं। कौन कौन सा वर्ग था जिसने समर्थन नहीं किया था। तो राजा राजकुमार लोग, वो लोग समर्थन किए ही थे। तो ये किए थे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। यहाँ पर पीजेंट्स का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो ये लोग भी सपोर्ट किए थे। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ये लोग भी सपोर्ट किए थे। न्यू मिडिल क्लास, ये सपोर्ट नहीं किया था। तो हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है किसने सपोर्ट नहीं किया था। ये लोग अंग्रेजी शिक्षा की उत्पत्ति थे, द प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। उसके पहले मैकॉले का और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सब रिफॉर्म आ चुका था। तो जिन लोगों को अंग्रेजी सत्ता से लाभ था, उन लोगों ने उस विद्रोह में, उस संघर्ष में सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन राजस्थान वाज। ये क्वेश्चन बड़ा मिसलीडिंग हो जाता है, लेकिन नसीराबाद इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि रिवोल्ट वहीं पे शुरुआत हुआ था और वो एक मेजर सेंटर के रूप में इवॉल्व हुआ, फिर कंसोलिडेट भी हुआ। तो वो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में लिया, राजस्थान में मेन सेंटर नसीराबाद। द मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट वाज फर्स्ट कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सबसे पहला सेंटर जिसको ब्रिटिश लोगों ने अपने कब्जे में लिया वो कौन था। तो ऑब्वियसली दिल्ली उन लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था। दिल्ली को वो लोग सबसे ज़रूरी मानते थे, क्योंकि टिटुलर हेड ही सही, एक प्रतीकात्मक उसका महत्व था बहादुर शाह जफर का। तो उससे पूरे विद्रोहियों को एक बल मिलता था, मानसिक मनोवैज्ञानिक। तो ब्रिटिश इस बात को समझ रहे थे और वैसा उन लोगों ने पूरा जोर लगाया शुरुआत से दिल्ली पे, और दिल्ली को सबसे पहले कब्जे में लिया। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रीजन्स वाई बहादुर शाह इज कंसिडर्ड द वीकेस्ट लिंक इन द चेन ऑफ लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट
ऑफ 1857। बार बार ये बोला जाता है कि बहादुर शाह जफर पूरे 1857 में जितना नेतृत्व था उसमें सबसे कमज़ोर कड़ी थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कारण नहीं था जिसकी वजह से उनको कमज़ोर कड़ी माना जाए। He had little genuine sympathy for the humble sepoys who in turn did not trust him fully। ये बिल्कुल सही था, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, उन लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट की बात नहीं थी, सिपाही उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाते थे। उसका कारण भी इसी में दिया हुआ है, ही वैसिलेटेड बिटवीन द डिजायर टू रूल एंड द एप्रीहेंशंस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। उनके मन में हमेशा ये लगा रहता था कि ब्रिटिश सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसलिए सिपाहियों को भी उन पर भरोसा नहीं था। तो जो आदमी इनडिसीजन में है उस पर थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल भी है। ये नेक्स्ट हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट ये भी सही है, ऑप्शन भी है ये। द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ मॉनेटरी द ब्रिटिश ऑफर of monetary reward in case he agreed to dissociate himself from the revolt lured him and he became a destabilizing factor। ब्रिटिश लोगों ने उनको एक ऑफर दिया कि आपको कुछ रिवार्ड दिया जाएगा मॉनेटरी पैसे के रूप में अगर आप विद्रोहियों से स्वयं को अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार वो एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन गया, अर्थात उन्होंने ऑफर को स्वीकार कर लिया। तो ये बिल्कुल नहीं हुआ था कभी भी, इसलिए यही नॉट वन ऑफ द रीजन्स में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर एंड हु रीड आउट द क्वींस प्रोक्लेमेशन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। कब, कहाँ और किसने पढ़ा था क्वीन के प्रोक्लेमेशन को? तो इसमें फैक्ट है, सीधे सीधे फर्स्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर 1 को 1858 इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वो पढ़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विथ रिगार्ड टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ। 1857 के बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में ब्रिटिश लोगों ने कौन सी नीति अपनाई? तो इसमें जो हमारे पास कथन है, द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस इन द आर्मी वाज इंक्रीज्ड, उनका अनुपात, यूरोपियन लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया था, ये एक पॉलिसी का हिस्सा था। द फील्ड एंड अदर आर्टिलरी वाज मैन्ड इंटायरली बाय द यूरोपियंस, जो भी आर्टिलरी थे वो यूरोपियंस के हाथ में थे। द रेजिमेंट्स ऑफ इंडियंस वर मेड विथ अटर डिसरिगार्ड फॉर देयर रिलीजन, जो ये था ये गलत है, क्योंकि उसमें दो बातें थीं। एक तो रिलीजियस अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करने का प्रॉमिस भी था प्रोक्लेमेशन में, और दूसरी बात थी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू हो गई थी। तो कास्ट और रिलीजन को अलग अलग करके उस हिसाब से ही रेजिमेंट बनते थे। तो ये स्टेटमेंट एक गलत है। इट वाज ट्राइड टू कीप देम अलूफ फ्रॉम द पीपल, ये ध्यान में रखा गया कि वो लोगों से न मिले। तो इस आधार पर इसमें से कौन सा पॉलिसी था? तो बाकी तीनों पॉलिसी का हिस्सा था, 1, 2, 4 ये पॉलिसी का हिस्सा था, 3 पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। तो 3 को छोड़ करके 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन होगा। कौन सा पॉलिसी उन लोगों ने परस्यू किया? तो 1, 2, 4। तो मतलब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इन द आफ्टरमाथ ऑफ रिवोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट करेक्ट। रिवोल्ट के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बाय द क्वींस प्रोक्लेमेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी वाज एज्यूम्ड डायरेक्टली बाय द क्राउन, ये स्टेटमेंट पूर्णतया सही है। द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द इंडियंस वाज एडॉप्टेड, नॉन इंटरफेरेंस ये भी बात उसमें आई थी। वो लोग इस बात को उनको इस बात का भी एहसास था कि कहीं ना कहीं इनके सोशल रिलीजियस अफेयर्स के वजह से भी असंतुष्टि बढ़ी थी और विद्रोह का रूप लिया था वो असंतुष्टि। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स गॉट रूइंड, इसके बारे में देखिए, इंडियंस बिगिन टू बी ट्रीटेड एज पार्टनर्स इन द ब्रिटिश गवर्नेंस। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नेंस के पार्टनर के रूप में इंडियन हो गए थे, ये गलत था।
इंडियन प्रिंसली स्टेट्स गॉट रूइंड, ये भी गलत था। तो इसमें हमारा 3, 4 ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा नॉट करेक्ट कहना है। तो थर्ड और फोर्थ नॉट करेक्ट हैं। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब कि वैसे स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश लोगों का सॉवरेनिटी ये कर लिए थे, लेकिन वो लोग नॉमिनली अपने आप को, इंटरनल फ्रीडम था उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो ये 2 और 3 और 4 ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द राजाज ऑफ साउथ इंडिया टू रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से कौन से राजा नहीं थे? तो इसमें राजा ऑफ त्रावणकोर, वहाँ का दीवान तो ये किया था, लेकिन राजा ने कभी विद्रोह संभवतः नहीं किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिविल रिबेलियंस ऑफ द अर्ली फेज ऑफ अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा कथन। तो ये ऑप्शन के रूप में ही है सब, उसमें से चुन लेना है, कोई एक नॉट करेक्ट होगा उसको कर देना है। देयर मेन कॉज वाज द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उनका मुख्य विद्रोहों का मुख्य कारण था जो अर्ली फेज में विद्रोह हुए थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट, उनमें उनके लिए प्रमुख कारण कौन नहीं था। तो ये तो कारण था कि न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को रास नहीं आ रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था, वो काफ़ी ऑपरेसिव था, टॉर्चरस था। दे वर वाइड स्प्रेड एंड समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ये वाइड स्प्रेड नहीं थे और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थे ऑल इंडिया, वे स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट्स होते थे। तो ऑब्वियसली नॉट करेक्ट में बी हमारा ऑप्शन चला जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लीजिए। देयर लीडरशिप वाज ट्रेडिशनल एंड रिट्रोग्रेसिव, सही था, पारंपरिक नेतृत्व था उनका। देयर ग्रेट कंट्रीब्यूशन ले इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैल्यूएबल लोकल ट्रेडिशंस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। उन लोगों का एक महान योगदान ये था कि वो लोग विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की एक परंपरा स्थापित किए। तो ये सब तो सही है, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि वो सही नहीं है अपराइजिंग्स के बारे में, विद्रोहों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिवोल्ट इन 1831-32 सिंस देयर विलेजेस वर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर हेडमैन मुंडास टू सिख एंड मुस्लिम रेवेन्यू फार्मर्स। कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट 1831-32 में हुआ था? और उसका कारण ये था कि उनके गांव को जो रेवेन्यू फार्मर्स थे सिख और मुस्लिम, उनको दे दिया गया था उनके मुखिया से छीन करके, मुंडा से छीन करके। तो ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उधर, उसके विरुद्ध ये छोटानागपुर के कोल लोगों ने विद्रोह किया था और बाद में उस विद्रोह में उनका साथ सिंहभूम के हो लोगों ने भी दिया था, चूँकि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट था उस समय, आसपास थे, अभी भी आसपास ही हैं, तो जोग्राफिकल लोकेशन नहीं बदलता है। तो ये बाद में सपोर्ट कर दिए थे, लेकिन शुरुआत कोल ऑफ छोटानागपुर। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। द संताल्स ऑफ राजमहल हिल रिबेल्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल इन 1855-56 बिकॉज। राजमहल हिल के संथाल लोगों ने 1855-56 में विद्रोह किया, क्योंकि, तो इसका कथन है, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उस पर एक बार विचार कर लीजिए। द डिमांड ऑफ हैवी रेंट्स विच मेड देम ए प्रे टू द मनी लेंडर्स। ये सही है, वो लोग इसके कारण विद्रोह किए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंट था लैंड का। द हार्श बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, जो साथ रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनका बिहेवियर भी खराब होता था। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बाय द रेलवे ऑफिसर्स, रेवेन्यूज नहीं वेजेज, इसको बेटर टर्म हम लोग दे सकते हैं, उनका मेहनताना नहीं मिलता था काम करने के बाद। तो रेलवे ऑफिसर्स जो थे उनका वेज नहीं देते थे, उनकी सैलरी नहीं देते थे। ग्रैबिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटीज, ये भी स्टेटमेंट सही है। द इंसल्ट ऑफ देयर वुमेन, यही तत्कालिक कारण था, तो ये तो बिल्कुल सही है। उनकी महिलाएं वहाँ पर जाती थी पैसा मांगने, तो उनको बेइज्जत किया जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, तो ये विद्रोह का कारण बना था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो सब हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो बी आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट है हमारा,
व्हाट वाज द ओकेजन फॉर द अपराइजिंग ऑफ खासिस इन आसाम इन 1829? क्या था कारण? तो इसका कारण ये था, चारों ऑप्शन तो क्लियर हैं, इसका कारण ये था कि वहाँ पर सिलहट और आसाम के बीच रोड बनाने की बात थी और उसके लिए रोड बनाने के प्रिटेंस पर ही कुछ ब्रिटिश सेना को वहाँ पर उतारा गया था। उनका जो नेतृत्व था वो सेना को देख करके भड़क गया, कुछ सैनिकों को मार दिया गया और उसके बाद वो पूरा घटना काफ़ी इंटेंस हो गया। तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा, यही सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन, द इम्पोजिशन ऑफ ए सेस बाय द ब्रिटिश टू बिल्ड अ रोड टू ज्वाइन आसाम एंड सिलहट, तो ये कर लगाने वाली बात वहाँ पर नहीं है। ऑपरेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स, ये असंतुष्टि इसके कारण रहा होगा, लेकिन तत्कालिक कारण ये नहीं था। द ऑपरेशन ऑफ जमींदार्स, ये भी लॉन्ग टर्म कम्युलेटिव इफेक्ट में हो सकता है, लेकिन तत्कालिक कारण बी था कि वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय की गई थी और जिसकी वजह से उनका आक्रोश भड़क गया। वो लोग, कोई भी जो ट्राइबल लोग हैं, वो एक्सटर्नल लोगों का इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। तत्कालिक कारण बी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रामोसी राइजिंग? कौन सा रामोसी राइजिंग है निम्नलिखित में से? रामोसी राइजिंग 2 हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन पॉसिबल है। तो देखिए, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ करके चुनिए। द रिवोल्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड द हिल ट्राइब्स ऑफ मराठा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल अंडर द लीडरशिप ऑफ उमाजी नाइक, ये हुआ था, लेकिन ये बाद में हुआ था, तो ये रामोसी अपराइजिंग में आएगा। The revolt of people who had served in Maratha army against the heavy assessment of land revenue under the leadership of चित्तूर सिंह in सतारा। सतारा के चित्तूर सिंह ने पहले विद्रोह किया था। स्पेसिफाई किया गया उन लोगों को, ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने अपने आर्मी में उसको शामिल करने का भरोसा दिलाया और उस तरीके से विद्रोह को दबाया गया। तो ये फर्स्ट और सेकेंड जिसमें ऑप्शन होगा वही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन है। बाकी सब रामोसी नहीं है। द रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ कॉलोनियल इन अवध में रामोसी हुआ नहीं था। रिवोल्ट ऑफ द रैयट्स ऑफ मैसूर अगेंस्ट द राजा एंड द जमींदार, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो है यही होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। द रायत ऑफ द इंडिगो एजिटेशन of the 19th century was mainly directed against the oppression of, किसके प्रताड़ना के खिलाफ ये डायरेक्टेड था, मतलब कौन टारगेट था उनके गुस्से का, उनके आक्रोश का? तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि जो इंडिगो जो पीजेंट्स थे, उनको फॉरेन जो प्लांटर्स थे जो वहाँ से माल खरीदते थे, वो लोग बाध्य करते थे नील की खेती करने के लिए, इसलिए, और उसको कम दामों पर खरीदते भी थे। तो ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट था, लेकिन मेन उसमें जो परपिट्रेटर्स थे वो फॉरेन प्लांटर्स थे, तो गुस्सा भी उनके खिलाफ था। तो बी ऑप्शन इसमें होगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हम इसी तरीके से क्वेश्चंस ले करके आते रहेंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन एक होते रहे हिस्ट्री का, और कुछ क्वेश्चंस दे देने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स के भी इसी तरीके से क्विक रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू, एंजॉय करिए अपने स्टडी को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स। आपको 30 दिन पहले सूचना मिलेगी यूपीएससी की तरफ से, तब तक से अपनी तैयारी को और कंसोलिडेट करते रहिए।